गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने धावन सोडा Na2CO3.10H2O के बारे में पढ़ा था। अब 6 नंबर का रसायन है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसको सेमी भी कह सकते हैं। अर्ध को विज्ञान में या केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? सेमी, मतलब आधा। CaSO4.1/2H2O। H2O का मतलब क्या हो गया? हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध या सेमी हाइड्रेट, ठीक है, इसका रासायनिक नाम हो गया। आगे इसे POP भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसको कहते हैं। सबसे पहले इस रसायन का निर्माण, इस लवण का निर्माण जो हुआ था पेरिस में हुआ था, इस वजह से इसका नाम रख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस का प्लास्टर मतलब POP। आगे इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं। निर्माण, इसका निर्माण जिप्सम से होता है। किससे होता है बच्चों? जिप्सम से इसका निर्माण होता है। अगर जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। इसको क्या कहते हैं बच्चों? जिप्सम कहते हैं। अगर जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए, 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए, तो इसमें से 1/2 मतलब 1.5 क्रिस्टलन जल बाहर निकल जाता है। इसमें से 1/2 क्रिस्टलन जल H2O बाहर निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। देखो बच्चों, 1/2 जो अणु है, जल का अणु, वो बाहर निकल गया। यहाँ पे कितना बचा? 1/2 बचा। तो इसको कहेंगे अपन POP। और ये क्या है? जिप्सम। तो जिप्सम को गर्म करने पर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो बच्चों ये वाली रासायनिक अभिक्रिया को, इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 में 1 प्लस कर दो, 3/2 H2O भी इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 3/2 H2O, 3/2 H2O, वो एक ही बात है। अब देखो बच्चों, ऐसी अंश और हर वाली रिएक्शन क्या है? देखने में अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो हर में जो 2 दे रखा है, इसको मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूँगा? पूरे समीकरण को, पूरी अभिक्रिया को मैं 2 से गुणा कर दूंगा। किससे गुणा कर दूंगा? 2 से। अगर पूरी अभिक्रिया में 2 से गुणा कर दे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से तो 2 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास? 2 का गुणा इससे करेंगे, 2 हो जाएंगे। 2 CaSO4.2H2O, 2 तो जिप्सम हो गए। वही 393 केल्विन तापमान, ये गर्म। यहाँ पे क्या हुआ? 2 CaSO4.1/2H2O। यहाँ पे क्या बचा? 3 बचा, 3 H2O। इस प्रकार क्या है? POP का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? जिप्सम से POP का निर्माण होता है, ठीक है ना बच्चों। तो निर्माण कैसे हुआ? जब जिप्सम को 393 केल्विन ताप से अधिक ताप पर गर्म किया तो क्या हुआ? जिप्सम में कितने क्रिस्टलन जल हैं? 2 क्रिस्टलन जल हैं। इसमें से 1/2 क्रिस्टलन जल बाहर निकल गया, ठीक है ना। और 1/2 क्रिस्टलन जल इसमें अंदर रह गया, जिसको क्या कहेंगे? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, ठीक है। अब इस अभिक्रिया को मैंने कैसे संतुलित किया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आगे इसके गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। इसके गुणधर्म क्या होते हैं? इसके गुण क्या होते हैं? इसका गुण, पहली बात करें, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये सफ़ेद होता है, चिकना होता है और ठोस होता है। कैसा होता है? सफ़ेद, चिकना और कैसा होता है? ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। अगले गुणधर्म की बात करें, अगला गुणधर्म इसका ये है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने जल मिला दिया और इसको 15 से 20 मिनट तक रख दिया तो यह सूखकर कठोर हो जाता है। तो यह सूखकर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने जल मिला दिया
और इसको 15-20 मिनट तक रख दिया तो ये जम जाएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे सीमेंट आप लोगों ने देखा होगा पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अगर उसमें अपन जल मिला देते हैं और 15 से 20 मिनट तक उसको रख देते हैं, वो कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। सेम इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसमें जल मिला देंगे, 15 से 20 मिनट तक रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। ठीक है, आगे जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट बाद ये क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। ठीक है ना। आगे अगला गुणधर्म इसका इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका गुणधर्म है, आप इसको ध्यान से देखें। क्या गुणधर्म है? यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन गर्म करें तो इसमें जो 1/2 जल का अणु है, क्रिस्टलन जल है, ये भी बाहर हो जाता है और जो हमको पीओपी प्राप्त होता है उसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत तापित प्लास्टर। तो क्या समझ में आया? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो इसमें जो 1/2 क्रिस्टलन जल है ये भी बाहर निकल जाता है और हमको मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये इसके गुणधर्म हो गए। अब इसके उपयोगों के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे CaSO4.1/2H2O कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, और इसमें आप लोग नोट करेंगे, डैश डाल के सबसे पहले नोट कीजिए, लिखें इसे पीओपी ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। आगे लिखेंगे निर्माण की विधि, अगली हेडिंग डालेंगे निर्माण की विधि। मैंने आपको बताया अभी, जब जिप्सम को 393 केल्विन, के का मतलब होता है केल्विन, ताप पर गर्म किया जाता है, तो जिप्सम में से 1/2 जल के अणु, जिप्सम में से 1/2 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी का निर्माण होता है। अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे? CaSO4.2H2O, ये तो क्या है भैया? जिप्सम। क्या है बच्चों? ये जिप्सम। इसको गर्म किया 393 केल्विन तापमान पर, तो इसमें से आधा जल का अणु, आधा क्रिस्टलन जल है, वो बाहर निकल गया। आधा क्रिस्टलन जल क्या हो गया? बाहर निकल गया। ठीक है ना। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो गया। अब इस अभिक्रिया को और अच्छी तरीके से संतुलित करके ऐसे भी लिख सकते हैं, CaSO4.2H2O, वही 393 केल्विन ताप पर गर्म किया, CaSO4.1/2H2O लिख दिया, यहाँ पे कर देंगे 3H2O, यहाँ पे कर देंगे 2 और यहाँ पे कर देंगे 2। अब ये 2 यहाँ पे 3 कैसे आया? मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है ना बच्चों। या तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इस समीकरण को लिखेंगे। ठीक है ना। इस समीकरण को रहने दो, आप लोग इस अभिक्रिया को लिखेंगे। ठीक है ना। ये क्या है? जिप्सम है, जिप्सम, और वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब क्या है? पीओपी। ठीक है ना बच्चों। क्या हो गया प्राप्त? ये हमें पीओपी प्राप्त हो गया। अगली हेडिंग डालेंगे गुण, अगली हेडिंग डालेंगे गुणधर्म। हेडिंग डालो गुणधर्म।
गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म है यह है श्वेत कोमा चिकना। अगर इसको छूते ना तो ये चिकना होता है। एवं कठोर पदार्थ है, एवं कठोर पदार्थ है। आगे दूसरे नंबर का पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इसमें जल मिलाने पर, इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट पश्चात या बाद यह जमकर कठोर हो जाता है। यह जमकर कठोर हो जाता है। जमकर कठोर हो जाता है। कैसे होता है जम के कठोर? देखो CaSO4 डॉट 1/2 H2O, ये तो POP हो गया। इसमें हमने जल मिलाया। क्या मिलाया इसमें हमने? जल। और 15 से 20 मिनट तक इंतजार किया। 15 से 20 मिनट तक क्या किया हमने? इंतजार किया। ठीक है ना। 15 से 20 मिनट पश्चात क्या होगा? तो इससे जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम। ठीक है ना। इससे क्या बन जाएगा बच्चों? जिप्सम बन जाएगा इससे। ठीक है ना बच्चों। इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे। क्या बन गया? ये जिप्सम बन गया। अब जिप्सम क्या है? कठोर प्राप्त होता है। ठीक है। जिस जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया था वो तो पाउडर फॉर्म में था। ठीक है ना। अब ये इसमें जल मिला दिया तो जिप्सम में बदल गया। अब ये वाला जिप्सम कैसा होता है? कठोर होता है, क्योंकि इसमें पानी मिल गया। ठीक है ना। ये जम जाता है। ठीक है ना। तो आपको इतना याद रखना है, इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट पश्चात ये जमकर कठोर हो जाता है। ये वाली अभिक्रिया आपको नोट कर लेनी है। ये वाली अभिक्रिया आपको नोट कर लेनी है। आगे थर्ड पॉइंट जो विशेषता है इसकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट विशेषता है। ठीक है ना बच्चों। वेरी वेरी इसलिए अधिक बार बोला क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को और गर्म करें अपन, ठीक है ना, जैसे लिखो आप लोग, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मतलब POP को और अधिक गर्म करने पर और अधिक गर्म ऐसे लिखो किया जाता है तो इसमें से संपूर्ण क्रिस्टलन जल बाहर निकल जाता है। भाई गर्म करेंगे तो जल इसमें से बाहर निकलेगा, बाहर निकल जाता है। इस प्रकार प्राप्त POP को मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। ये इसकी विशेषताएं हो गई, ये इसके गुणधर्म हो गए। आगे बात करेंगे इसके उपयोगों के बारे में। ठीक है ना बच्चों। ये समझ में आ गया। संपूर्ण क्रिस्टलन जल बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार प्राप्त POP को क्या कहते हैं? मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। ठीक है ना। मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। जो निर्जल CaSO4 होता है,
जो निर्जल CaSO4 होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में H2O था, अब ये निकल गया, CaSO4 प्राप्त हो गया, इसको क्या कहेंगे? निर्जल CaSO4। ठीक है, जो मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो क्या होता है? निर्जल CaSO4। ठीक है, निर्जल कैल्शियम सल्फेट होता है। आगे अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग इसके उपयोग के बारे में, इसके उपयोग के बारे में। इसके उपयोग इंपॉर्टेंट उपयोग होते हैं दैनिक जीवन में, इसके उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला उपयोग आप लोग जानते होंगे, देखो उपयोग, सबसे पहला उपयोग है इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो ये है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग प्लास्टर के रूप में करते हैं। ठीक है ना, प्लास्टर जैसे हड्डी टूट जाती है तो सफ़ेद सफ़ेद प्लास्टर से चढ़ाते हैं ना तो वो यही होता है POP। ठीक है ना बच्चों, तो लिखें इसका महत्वपूर्ण उपयोग, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, आगे लिखें जोड़ने में की जगह क्या करो, जोड़ने के लिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला इसका गुणधर्म और इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, दांत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग तो इसका यही है, 5 स्टार लगा लें। अगला उपयोग क्या है? सजावटी, जैसे सजावटी के सामान नहीं आते, दीपावली पर आप गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां लाते हैं, ठीक है ना, कहते हैं वो POP से ही बनी होती हैं। बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं, ऐसे तरह तरह की मूर्तियां होती हैं जो बिल्कुल सफ़ेद होती हैं, वो किससे मिलके बनी होती हैं? वो इसी से तो मिलके बनी होती हैं, इसी से तो बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो सजावटी सामान एवं मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अग्नि को सहन करने वाले यंत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? अग्नि को सहन करने वाले या अग्निरोधी पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निसह मतलब क्या होता है? अग्निरोधी पदार्थ बनाने में, क्योंकि जो आग होती है, आग से जो ऊर्जा होती है, ठीक है ना, आग के कारण ये गर्म नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए अग्नि को सहन करने वाले पदार्थों में भी इसका उपयोग करते हैं। ये उसके गुणधर्म हो गए। तो बच्चों, अब हमारे जो हमने टॉपिक चालू किया था दैनिक जीवन में कुछ रसायन, वो ये 6 प्रकार के रसायन थे जिनका अपन दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। रसायन तो और भी हैं जिनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इतने ही दे रखे हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है साबुन। क्या? साबुन।
सोप। नेक्स्ट टॉपिक है साबुन। आप लोग हेडिंग डालें साबुन। साबुन के बारे में आप जानते हैं, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। साबुन, SOAP। साबुन का उपयोग आप लोग जानते हैं, सफाई करने में, कपड़ों को धोने में इसका उपयोग किया जाता है साबुन का। लेकिन साबुन होते क्या हैं? साबुन दीर्घ श्रृंखला, दीर्घ हाइड्रोकार्बन, दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, दीर्घ मतलब लंबी श्रृंखला होती है। हाइड्रोजन और कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, ठीक है ना, बहुत लंबी श्रृंखला होती है, जिसे अपन R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? R। हाइड्रोकार्बनों की बहुत लंबी श्रृंखला होती है। इस श्रृंखला में लगभग 12 कार्बन से 18 कार्बन तक हो सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। इस श्रृंखला में कार्बन 12 से कार्बन 18 तक होते हैं। तो दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ये दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जिसको अपन R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बनों की संख्या 12 से 18 तक हो सकती है, ठीक है। दीर्घ हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्लों, वाले वसा अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवणों को, पोटेशियम के लवणों को साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। समझें इसको, मैं क्या समझा रहा हूं आपको। दीर्घ हाइड्रोकार्बनों की श्रृंखला होती है, कार्बन की संख्या में 12 से 18 तक हो सकती है, R कहते हैं, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्ल, इस लंबी कार्बन श्रृंखला में अम्ल जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं? COO, वसा अम्ल जुड़ जाते हैं। और इसमें सोडियम लवण जुड़ सकता है या इसमें पोटेशियम लवण जुड़ सकता है। तो ये साबुन का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया? साबुन का सूत्र हो गया। तो कैसे डिफाइन करें इसको? दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्लों, ये दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, ये क्या है? वसा अम्ल है, के सोडियम लवण, यहाँ पे सोडियम लवण जुड़ गया, एवं पोटेशियम लवण, यहाँ पे पोटेशियम लवण जुड़ गया, ठीक है ना। इनको अपन क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो साबुन की परिभाषा ये हो गई। ये साबुन के क्या हो गए? एक तरह से उदाहरण हो गए। ये वाला भी एक साबुन है और ये वाला भी एक क्या है? साबुन है, ठीक है ना। R किसको प्रदर्शित करता है? दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को R यहाँ पे प्रदर्शित करता है, ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं। अब साबुनों का उपयोग शेविंग करने में किया जाता है, कपड़े धोने में किया जाता है और सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, इसका उपयोग शेविंग किसे कहते हैं आप लोग? दाढ़ी बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? शेविंग कहते हैं। तथा शैम्पू एवं साबुनों से शैम्पू भी बनते हैं, तो इसका उपयोग शेविंग तथा शैम्पू एवं कपड़े धोने में किया जाता है, कपड़े धोने में किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो साबुन क्या होते हैं? दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण। ये दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ये वाला वसा अम्ल है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन जुड़ गया? सोडियम, तो ये साबुन बन गया। यहाँ पे कौन जुड़ गया? पोटेशियम के, तो ये साबुन बन गया, ठीक है ना। R क्या करता है? यहाँ पे
दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग डालें साबुनीकरण। साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को ही अपन साबुनीकरण कहते हैं। हेडिंग डालें साबुनीकरण। अब ध्यान से देखें इसको, साबुनीकरण किसे कहते हैं? तो साबुन अपन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमको लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्ल लेने पड़ते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्ल हमको यहाँ पे लेने पड़ते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्ल कह लो या उच्च वसीय अम्ल कह लो, एक ही बात है। इनकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। देखो, लंबी या उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल कह लो या लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अम्ल कह लो, उच्च वसीय अम्ल कह लो। इनकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं यहाँ पे देखो CH2 COOR सिंगल बॉन्ड, CH2 COOR CH2 COOR, इसको कहते हैं उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल कहते हैं। इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से मतलब NaOH से करा लो या फिर KOH से भी करा लो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी इसकी अभिक्रिया करा सकते हैं। ठीक है ना? अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? देखो क्या होता है, जो OH है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। CH2 के बाद OH आ जाता है, यहाँ पर भी CH2 के बाद OH आ जाता है, यहाँ पर भी CH2 के बाद O आ जाता है। इस CH2 की जगह इस कार्बन से Na जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? Na। तो देखो ध्यान से, CH2 से क्या जुड़ गया? OH। CH2 से क्या जुड़ गया? OH। CH2 से क्या जुड़ गया? OH। इस प्रकार ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ठीक है ना? यहाँ पे बना क्या? देखो अब RCOO RCOONA तीन हमको RCOO प्राप्त हुए। कितने हुए? 3 RCOONA हमको प्राप्त हुए यहाँ पे। ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 साबुन के अणु प्राप्त हो जाते हैं। कितने साबुन के अणु प्राप्त होते हैं? 3 साबुन के अणु प्राप्त होते हैं। ये हो गया साबुन। क्या हो गया ये? साबुन। ठीक है, इस अभिक्रिया में 3 सोडियम है तो यहाँ भी हमको 3 लेना पड़ेगा। 3 OH हो गए, 3 OH कहाँ पे? ये हो गए। ठीक है ना? तो उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो साबुन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। लेकिन साबुनीकरण तो हमने इस अभिक्रिया को कह दिया, अब ये दोनों के मध्य अभिक्रिया हो जाती है तो साबुन और ग्लिसरॉल जो होते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिक्स रहते हैं। ठीक है ना? इस घोल में हमको नमक डालना पड़ता है, NaCl डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है इसमें? NaCl। NaCl क्या करेगा? साबुन का निक्षेपण कर देगा, साबुन को ग्लिसरॉल से अलग कर देगा। जब मैंने NaCl को कराया था, NaCl को जब मैंने कराया था दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण लवण, तो मैंने बताया था साबुन के निक्षेपण में NaCl का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो वही वाली बात यहाँ पर है। तो साबुनीकरण में आप लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप लोग लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्लों, वसा अम्लों कोष्टक में लिख लेंगे उच्च वसीय अम्लों, उच्च वसीय अम्लों कोष्टक बंद। लंबी कार्बन श्रृंखला वाले
वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत किया जाता है, मतलब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है, एक ही बात है, के साथ अभिकृत किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। आगे डैश लगा के लिखें, आगे लिखें आप लोग, इस क्रिया में प्राप्त साबुन, इस क्रिया में प्राप्त साबुन में NaCl मिलाने पर, NaCl मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड मिलाने पर यह अलग हो जाता है, मतलब मिलाने पर ऐसे लिख लो, साबुन अलग हो जाता है, मतलब साबुन का निक्षेपण हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब साबुनीकरण की अभिक्रिया लिख लीजिए। ये हमने उच्च वसा अम्ल लिए थे यहां पर, ठीक है ना, यहां पर लिख लेंगे उच्च वसीय अम्ल। अच्छा, यहां पे लिया था NaOH, यहां पे KOH भी ले सकते हैं यहां पे, ठीक है ना। हल्का सा इस घोल को गर्म करते हैं और साथ में इसमें NaCl मिला देते हैं, ठीक है, साथ में इसमें क्या मिला देते हैं? NaCl मिला देते हैं, सॉरी यहाँ पे आएगा COOR। अब यहाँ पर तो OH जुड़ जाएगा, ठीक है ना, इस CH2 के साथ OH जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और C के साथ कौन जुड़ जाएगा? इस वाले C के साथ Na जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? CH2OH, 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 जिसको अपन कहेंगे ग्लिसरॉल। क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल कहेंगे, ठीक है ना। और साथ में 3 साबुन के अणु प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। क्या प्राप्त हो गया? साबुन प्राप्त हो गया। इसको आप लोग नोट करें, ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट करें। ठीक है ना बच्चों, आप इसको नोट करें। आगे देखते हैं, अगर पारदर्शी साबुन बनाने हैं, कैसे साबुन बनाने हैं? पारदर्शी साबुन। टीवी में प्रचार देखा होगा बच्चों आपने, साबुन आता है, वो क्या कहते हैं उस साबुन को? वो बिल्कुल आर पार आता है, ठीक है ना, बिल्कुल आर पार साबुन आता है, उसको क्या कहते हैं? वो शायद पॉन्स जाने ऐसे कुछ साबुन होता है, ठीक है, मुझे सही ढंग से मालूम नहीं है। तो ऐसे पारदर्शी साबुन बनाने के लिए इसमें ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। इस घोल में ग्लिसरीन डाल देते हैं तो साबुन कैसे बन जाते हैं? पारदर्शी। तो यहाँ पे डैश लगा के लिख लेंगे, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन, बच्चों अंतर है, यहाँ पे ग्लिसरॉल है, यहाँ ग्लिसरीन है, का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। आगे, का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों यहां पे एक क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, वो क्या क्वेश्चन है आप लोग लिखें। वो क्वेश्चन क्या है देखें आप लोग। साबुन कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करता, क्यों? साबुन जो होते हैं वो कठोर जल में, कठोर जल का मतलब होता है ऐसा जल जिसमें लवण घुले हुए हों, उसको कहते हैं कठोर जल, या खारा पानी भी इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, क्यों कह सकते हैं बच्चों इसको? खारा पानी कह सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि साबुन जो होते हैं वो खारे पानी में या फिर कठोर जल में सफाई का कार्य अच्छी तरीके से नहीं करते, क्यों? लेकिन मीठे पानी में मतलब मृदु जल में सफाई का कार्य ये अच्छी तरह से कर लेते हैं, क्योंकि मीठे पानी में लवण नहीं पाए जाते। ऐसा क्या कारण है? देखो आप ध्यान से, सबसे पहले इसको समझो। साबुन जो है मृदु जल में सफाई का कार्य आसानी से करते हैं, लेकिन कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कठोर जल में कैल्शियम जो होता है और मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती हैं, ये लवण उसमें घुले रहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ही खारे पानी में अपन साबुन का उपयोग करेंगे, ये क्या होता है बच्चों? साबुन। ठीक है ना, ये क्या होता है? साबुन। जैसे ही खारे पानी में हम साबुन का उपयोग करेंगे या कठोर जल में साबुन का उपयोग करेंगे, तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो साबुन में उपस्थित सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और खुद इसकी जगह पर आ जाते हैं। क्या बनता है? RCOO बन जाता है या फिर RCOOMg बन जाता है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं, आयन होते हैं, वो साबुन में उपस्थित सोडियम को विस्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और RCOOCA और RCOOMg या फिर उच्च कार्बन श्रृंखला वाले वसाम्लों के कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण बनते हैं। उच्च वसाम्लों के कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण बनते हैं। ये क्या है? उच्च वसाम्लों का सोडियम लवण। लेकिन इससे क्या बन गए? उच्च वसाम्लों के कैल्शियम लवण, उच्च वसाम्लों के मैग्नीशियम लवण। ठीक है। ये जो लवण जो होते हैं वो अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं, ये घुलते नहीं हैं। ठीक है ना। खारे पानी में चल रही है पूरी प्रोसेस, खारे पानी में ये बन गए। ठीक है ना। और ये घुलते नहीं हैं। अगर ये घुलेंगे नहीं, साबुन ये वाला जो घुलेगा नहीं तो सफाई का कार्य करेगा भी नहीं। ठीक है ना। अगर ये घुलेंगे नहीं तो सफाई का कार्य सही तरीके से नहीं हो सकता। इसलिए खारे पानी में अर्थात कठोर जल में साबुन जो है सफाई का कार्य नहीं करते। ठीक है। मृदु जल में कर लेते हैं। क्यों? मृदु जल में ये मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होते ही नहीं है। ठीक है ना। वहाँ पे तो साबुन डायरेक्ट घुल जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग इसका आंसर लिखें, साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य। आंसर लिखें, साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करता है। साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करता है। हाँ तो बच्चों, साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करता है और कठोर जल में नहीं कर पाता, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं जो साबुन के अणु में उपस्थित सोडियम आयन को क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं और उच्च बसीय अम्लों के कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों का निर्माण करते हैं, जो कि जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं।
साबुन क्या है, खारे पानी में अगर साबुन को घोलते हैं तो छिड़छिड़ा छिड़छिड़ा सा प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। घोल में नीचे की तरफ बैठ जाता है या फिर ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है सफ़ेद सफ़ेद सा, वो क्या है, उच्च वसाम्लों के कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण है, ठीक है। साबुन बिल्कुल पानी से अलग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो लवण होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है, झाग बन ही नहीं पाते, ठीक है। झाग नहीं बनेंगे तो क्या होगा, सफाई का कार्य अच्छी तरीके से नहीं होगा। इसको आप लोग नोट करें, वीडियो को रोक कर इसको आप लोग नोट करें। आगे अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला है अपमार्जक। अगला टॉपिक है अपना अपमार्जक। अपमार्जक साबुन से बेहतर होते हैं, साबुन से बेहतर होते हैं क्योंकि अपमार्जक जो होते हैं खारे पानी में भी सफाई का कार्य करते हैं और मृदु जल में भी सफाई का कार्य करते हैं, ठीक है ना बच्चों। इस टॉपिक के बारे में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी इतना ही काफ़ी है, आप लोग पढ़ें, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप अपना रेस्पॉन्स दें, आपको कैसा लग रहा है, लाइक करें वीडियो को, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू।